बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 23 नवंबर दिन एतवार का और साल 2025। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की बहन अलीमा खान, जिनसे मुतल्लिक ये दावे के साथ कहा जाता रहा कि इमरान खान साहब की हिरासत के दौरान, इमरान खान साहब की सज़ा के दौरान जो अलीमा खान साहबा हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, उन फैसलों पर मुकम्मल तौर पे असरअंदाज हो रही हैं। यानी बात की जा रही थी अलीमा खान साहब के पॉलिटिकल रोल की, लेकिन दूसरी जानब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है और जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब खुद हैं, उनकी तरफ से ये वाज़ेह तौर पे कहा गया कि मेरी बहन अलीमा खान का सियासत में कोई किरदार नहीं। मेरी बहन जो है वो मेरी रिहाई के लिए आती हैं, मुझसे मुलाकात करने के लिए आती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी चाहे इमरान खान साहब अपनी बहन अलीमा खान की पोजीशन को क्लियर कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो अलीमा खान साहबा की पॉलिटिकल पोजीशन के ऊपर तरदीदी बयानात जारी कर रहे थे, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चल रहा था, जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चल रहा है, उससे इस बात की आज भी अक्कासी होती है कि अलीमा खान साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मामलात में ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ उनकी मुदाखलत मौजूद है। अब जो अलीमा खान साहबा की तरफ से शोर शराबा किया जा रहा था, एहतजाज किया जा रहा था, धरने भी दिए जा रहे थे और अल्टीमेटम भी दिए जा रहे थे कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अलीमा खान साहबा की जो मीडिया टॉक है, आप नाज़रीन को याद होगा कि इमरान खान साहब ने ख़ुद अपनी बहन अलीमा खान को पैगाम जो है वो देने से रोक दिया था और ये ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब की तरफ से अपनी तीसरी बहन नौरीन खानम साहब को दे दी गई। ये तीसरी बहन मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम जब नाम लेते हैं प्रोग्राम में, मीडिया पे जब बात करते हैं, तो पहले अलीमा खान का नाम आता है, फिर उज़मा खान साहबा का नाम आता है, फिर उसके बाद नौरीन खान साहबा का नाम लिया जाता है, तो इसलिए मैंने तीसरी बहन कहा। अब ये जितना भी शोर शराबा था इमरान खान साहब की मुलाकात के मामले को लेके, जितना भी एहतजाज था, अब नतीजा क्या निकला है? यानी आपने पूरा मीडिया के ऊपर जितने भी आपने बातें की, जितने भी आपने बयानात दिए, उस पर फिर सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा किया गया, अदालत में आपने दरख्वास्त दायर की, सलमान अकबर राजा ने दरख्वास्त दायर की, जज साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि 2 एप्लीकेशंस फ़ाइल की गई हैं, एक राजा साहब की तरफ से, एक अलीमा खान की तरफ से। एक दरख्वास्त है कि शौकत खानम के जो अकाउंट हैं उनको डी फ्रीज़ कर दिया जाए। शौकत खानम के मरीज़ों के लिए मसाइल और परेशानियाँ पैदा हो रही हैं। और दूसरी दरख्वास्त ये थी कि क्योंकि 3 दिसंबर को इमरान खान साहब का जो JHQ रावलपिंडी हमला का केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर है, तो खान साहब से समाअत से पहले मुशावरत करनी है, बातचीत करनी है, उनकी सेहत से मुतल्लिक तशवीश है। जज साहब ने नोटिस किया, जज अमजद अली शाह साहब ने नोटिस किया अलीमा खान, सलमान अकबर राजा के दोनों दरख्वास्तों पर, लेकिन समाअत होती है, ना अलीमा आपा पेश होती हैं, ना सलमान अकबर राजा साहब पेश होते हैं। अब इस बात को क्या कहा जाए कि दरख्वास्त भी आपने दायर की, इस्तदा भी आपने की कि एक तो शौकत खानम के अकाउंट डी फ्रीज़ कर दें, दूसरा इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवा दें। और बात क्या है कि दोनों वकला मतलब अलीमा खान साहबा और सलमान अकबर साहब कमरा अदालत में मौजूद नहीं होते। तो जज साहब ने फिर जब ये देखा, प्रोसिक्यूटर साहब ने तो कहा कि सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन अब आप जज साहब देख लें कि कमरा अदालत में दरख्वास्त देने के बावजूद कोई मौजूद ही नहीं। प्रोसिक्यूटर जवाब देने के लिए आए थे अलीमा खान और सलमान अकबर राजा की दरख्वास्तों पे। अब इस केस की समाअत को 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया, यानी कल पीर को दोबारा ATC अदालत रावलपिंडी में जज अमजद अली शाह साहब इस केस की समाअत करेंगे। अब बात कर लेते हैं सोहेल अफरीदी साहब की। सोहेल अफरीदी साहब जिन्होंने धमकी दी है, या कह लें कि जिन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि हमने मंगल के रोज़ अडयाला जेल के बाहर हमने एहतजाज करना है। अब सोहेल अफरीदी साहब ने इस सिलसिले में मंगल के दिन जो एहतजाज का ऐलान किया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उनके साथ इजलास भी किया है पेशावर में। और इस इजलास में सोहेल अफरीदी साहब ने जो पार्टी वर्कर्स हैं उनको ये अहकाम जारी किए हैं कि आपने मंगल के रोज़ हर ज़िले से, हर शहर से, हर तहसील से, हर गाँव से, हर यूनियन कौंसिल से जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं वो अडयाला जेल के बाहर पहुँचे और हम वहाँ पे खान साहब से अगर मुलाकात नहीं करवाई गई तो हम उस पर जो है
वहाँ पे भरपूर एहतजाज करेंगे। अब नाज़रीन, जो एहतजाज वाली जो बात है ना, जो अल्टीमेटम सोहेल अफरीदी साहब ने दिया है, उस पर नाज़रीन ज़राए जो हैं वो कुछ और बताते हैं कि एक तो इस तरीके से मुलाकातें नहीं होंगी अगर आप सियासी दंगल लगाएंगे या सियासी बैंड बाजे के साथ एहतजाज करेंगे। और इसका मकसद ज़रा ये बताते हैं कि महज इंतशार पैदा करना, अफरा तफरी पैदा करना, अनारकी पैदा करना, गड़बड़ पैदा करना, इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है, कोई एजेंडा इसके अलावा कोई और नहीं है। तो ज़राए का ये कहना है कि बिल्कुल ये कान को उनके सुन लें कि अगर इस तरीके से आपने अडयाला जेल के बाहर आपने इंतशार की, अफरा तफरी की, अनारकी बनाने की, पैदा करने की कोशिश की, तो वो जो इश्क इमरान है ना, वो इश्क इमरान फिर निकल जाएगा। फिर जो एक ओहदा होता है ना कि वज़ीर आला का, उसका एहतराम सोहेल अफरीदी साहब ने खुद करवाना है। अच्छा, यहाँ पे बात फिर कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि जो कंडक्ट है सोहेल अफरीदी साहब का, जो वो ताउन नहीं कर रहे वफाक के साथ, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के मामले पे। अब वादी तीरा में जो मंशियात का कारोबार होता है, जो हफ्ते में 2 दिन वहाँ पे मंडी लगती है, और ये ओपन सीक्रेट है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। तो मंशियात तो कानून के मुताबिक आप किसी को कारोबार करने की इजाज़त नहीं दे सकते, और वादी तीरा में जो ओपनली वहाँ पर बिजनेस होता है मंशियात का, उसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? उसको रोकना सूबाई इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिर्फ ये कह के, चाहे वो वज़ीर आला साहब क्यों ना हो, सोहेल अफरीदी साहब, ये कह के बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते कि बॉर्डर से कैसे आ जाते हैं। बॉर्डर पे एफसी लगी है, बॉर्डर पे फौज लगी है, भाई बॉर्डर से निकल आए, ठीक है जी, उन्होंने गफलत कर दी। अब वो हैं आपकी सूबाई इंतज़ामिया की डोमेन में, दायरा अख्तियार में। ये तो नहीं हो सकता कि अगर बॉर्डर से कोई एजेंट, कोई दहशतगर्द, कोई स्मगलर, कोई मंशियात फरोश जो है, बॉर्डर से किसी तरीके से छुप छुपा के अगर सूबाई हदूद में आ जाता है, तो वो सूबाई गवर्नेंस के नीचे आ जाता है। यानी मिसाल के तौर पे पेशावर एफसी हेडक्वार्टर पे जो हमला हुआ, पेशावर में रिट किसकी है? सूबाई हुकूमत की है। अब वो जो हमला हुआ उसको किसने रोकना है? बॉर्डर से मुतल्लिक तो मैंने आपको बताया था कि 15 से 20 किलोमीटर के बाद चौकी आती है। हर वक्त वहाँ पे आप पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, निगरानी नहीं कर सकते। और जिस तरीके से अफ़गान तालिबान रजीम ने, जिसको अब डिफेक्टो अफ़गानिस्तान की हुकूमत कहा जाता है, यूरोपीय यूनियन का स्टेटमेंट आ चुका है ब्रसेल से, जिसमें अफ़गानिस्तान से मुतालबा किया गया कि आप दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लें, कार्रवाई करें। वहाँ पे जिस तरीके से पुष्पनाई की जा रही है टेररिस्ट एलिमेंट्स की, और उनकी जब तश्कीलें पाकिस्तान में दाखिल करवाना होती हैं तो क्या किया जाता है? यही फार्मूला अपनाया जाता है ना कि आपने पाकिस्तान की चौकी पे ठहरे जो जवान हैं उनको आपने इंगेज करना है। आप उनको इंगेज करते हैं उनके साथ शरपसंदी करके, और फिर आप अपने लोग जो है, जो दहशतगर्द नासर हैं, उनको पाकिस्तान की तरफ धकेल देते हैं रास्ता बना के। तो वहाँ पे क्या करें? पाकिस्तान के पास तो इतने वसाइल नहीं ना कि हर 100 फुट के, 200 फुट के या 500 फुट के फासले पे या 1000 फुट के फासले पे जो है वहाँ पे चौकी बना दी जाए। अमेरिका जैसा मुल्क जिसका मैक्सिको के साथ जो है वो बॉर्डर है, जिसका वेनेजुएला के साथ बॉर्डर है, वो अपना बॉर्डर, इतने वसाइल, दुनिया का अमीर तरीन और दुनिया का सुपर पावर होने के बावजूद अगर अपने बॉर्डर को गार्ड नहीं कर सकता, तो फिर पाकिस्तान किस खेत की मूली है? अब वादी तीरा में जो मंशियात का कारोबार होता है, जो मंडी लगती है, उसके खिलाफ एक्शन किसने लेना है? सोहेल अफरीदी साहब। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब का जो कंडक्ट अब तक देखा गया है, जो अदम तामन उनकी तरफ से है, तो गवर्नर राज की बात भी होती है कि सूबे में अगर इमरजेंसी है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, तो गवर्नर राज लगाया जा सकता है। ये फिर वफाकी हुकूमत का अख्तियार मौजूद है, कौमी असम्बली जो पार्लियामेंट है उसकी तौसीक भी कर सकती है, नंबर भी पूरे मौजूद हैं। तो इस पर ज़रा ये बताते हैं कि शायद गवर्नर राज की फ़िलहाल संजीदगी के साथ इस पर गौर करने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता ये हो सकता है कि जो हरकतें सोहेल अफरीदी साहब की हैं, ये अपनी हरकतों के नतीजे में हो सकता है कि खुद ब खुद जो है अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच जाएं, लॉजिकल एंड तक पहुंच जाएं। और मतलब ज़राए का इशारा ये है कि हो सकता है कि इश्क इमरान में ये जनाब जो है वो डिस्क्वालीफाई कर जाएं। इश्क इमरान में क्या है जी? ये डिस्क्वालीफाई कर जाएं। अब इस्लामाबाद में जो एक नोटिफिकेशन का शोर उठा हुआ है, उस नोटिफिकेशन पे शोर पे आने से पहले नाजरीन आप ये देखें
कि सोशल मीडिया पे जो जनरल सहर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं, उनकी रिटायरमेंट के बाद, हालांकि बाइज़्ज़त उनकी रिटायरमेंट हुई है, जितना प्रोपेगेंडा, जितना कंपेन उनके खिलाफ किया गया है, जनरल सहर शमशाद मिर्ज़ा साहब से किसको तकलीफ़ है? जनरल सहर शमशाद मिर्ज़ा साहब ने अपने अख्तियारात के अंदर, अपने डोमेन के अंदर, अपने ओहदे की जिम्मेदारियों के अंदर रहते हुए अपना टेन्योर मुकम्मल किया, और जाते जाते जो उन्होंने स्पीच की उसमें सहर शमशाद मिर्ज़ा साहब ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि जदीद दौर के जो तकाज़े हैं, जो मल्टीपल डोमेन में अब जो है वो जंगें जा चुकी हैं, तो इसमें हमारी जो अफवाज है उसको तैयार भी रहना है और अपने आप को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक हम आहंग भी करना है। यानी जो लेजिस्लेशन हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में और अफवाज पाकिस्तान के कानून में, उसे जनरल सहर शमशाद मिर्ज़ा साहब इंडोर्स कर रहे थे। अब इस लेजिस्लेशन से किसको तकलीफ़ पहुंची है? इस लेजिस्लेशन को अगर कोई सपोर्ट करता है तो फिर किसको तकलीफ़ पहुंचेगी? और अगर कुछ माजी में चले जाएं, जनरल नदीम अंजम साहब DGI थे। अब DGI तो जनरल नदीम अंजम साहब को इमरान खान साहब के दौर में लगाया गया, लेकिन जनरल नदीम अंजम साहब से किसको तकलीफ़ है? जो सोशल मीडिया पे जनरल सहर शमशाद मिर्ज़ा के बाद जनरल नदीम अंजम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया कि उनके घर पे जो छापा मारा गया, उनको कस्टडी में ले लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ जो है वो आला सतह की इंक्वायरी खुल गई है। इंक्वायरी तो आप देखें ना, इंक्वायरी से मुझे याद आया कि KPK हुकूमत ने जो NA-18 में शिकस्त, नाकामी से या शर्मनाक बदतरीन जो नाकामी का सामना करना पड़ा है, उसके बाद सूबाई हुकूमत NA-18 में अपनी शिकस्त के ऊपर इंक्वायरी करा रही। हालांकि आइन के आर्टिकल 225 के तहत ये सूबाई हुकूमत का अख्तियार नहीं है। अब जो मुशीर इतलात हैं, ये मामले खसूसी बराए इतलात जो हैं सोहेल अफरीद साहब के शफ़ी जान साहब, वो ये फरमाते हैं कि हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे। हम जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे, दर्जा 4 के जो अपने इलेक्शन के जो स्टाफ में जो लोग शामिल थे और जो DC तक जो लोग शामिल थे, उन सब के बयानात लेंगे और NA-18 पे इलेक्शन के हवाले से रेफरेंस बना के भी भेजेंगे। मैं आइन के आर्टिकल 225 के तहत अगर इलेक्शन में धांधली हुई है, आपके जो इल्ज़ामात हैं रिगिंग से मुतल्लिक, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। सूबाई हुकूमत का क्या अख्तियार है ऐसे इंक्वायरी कराने का? सूबाई हुकूमत भी तो आइन और कानून के ताबे है ना, तो आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले जाएं। अब मैं यहां पे जो बात कर रहा था कि इंक्वायरी खुल गई जी जनरल नदीम अंजम साहब के खिलाफ, साबिक DGI हैं, ऐसे सारा झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। ये सिर्फ फौज पाकिस्तान में दरार पैदा करने के लिए, अख्तलाफात पैदा करने के लिए, और यहाँ तक कहा गया कि फौज पाकिस्तान में इख्तलाफात हैं क्योंकि जो आसिम मुनीर साहब हैं उनके फैसलों से फौज पाकिस्तान के अंदर लोग इख्तलाफ कर रहे हैं, दरारें जो है वो पैदा हो चुकी हैं। ये ना से सारा प्रोपेगेंडा, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद इदारों को बदनाम करना है, इदारों में नकबज़नी करना है, इदारों में दरारें डालना है, और इसके साथ साथ जो कौमी वहदत है उसको नुकसान पहुंचाना है। मैं तो ये यकीन के साथ कहूँगा कि जो अफवाज पाकिस्तान की जो चेन ऑफ कमांड है, अफवाज पाकिस्तान को जो रन करने का जो तरीका है, अफवाज पाकिस्तान का जो मिलिट्री कल्चर है, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका चाहे कोई पॉलिटिकल या जिस किस्म का भी आपका कोई इख्तलाफ थाट्स का मौजूद हो, नज़रियात का मौजूद हो, लेकिन कमांड के ऊपर, चेन ऑफ कमांड के ऊपर किसी का कोई इख्तलाफ नहीं, सबका 100 नहीं बल्कि 1000% इत्तफाक होता है। कोई 5 साल, कोई 10 साल की बात नहीं, कोई 50 साल की बात नहीं। ये सिर्फ एक कौमी वहदत को और इदारों को मलाइन करने के लिए इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब बात हो रही है जी वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा। ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हो रहा? एक तो नाज़रीन सिंपल सी बात है, नोटिफिकेशन की जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जो लेजिस्लेशन पिछले साल हुई थी उसके मुताबिक जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, फील्ड मार्शल साहब हैं, वो 2027 तक आर्मी चीफ हैं। वो 2027 नवंबर तक आर्मी चीफ हैं। और फिर दूसरा ये है कि जो नई तकर्री है या जो नया ओहदा कानून साजी के ज़रिए कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का बना है, इसके नोटिफिकेशन की बात हो रही है कि वो रिटायर हो गए हैं जी नवंबर 2025 में। भाई नहीं रिटायर हुए, ये पता नहीं आपके माइंड के अंदर भूसा किसने भर रखा है जो इस किस्म का सवाल उठाते हैं।
भाई वो 2027 तक 5 साल के लिए आर्मी चीफ थे। जब अपॉइंटमेंट हुई थी तो 3 साल की, लेकिन बाद में जो कानून साजी हुई उसको 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया गया। तो अभी तक तो वो आर्मी चीफ हैं। हाँ, जहाँ तक CDS के नोटिफिकेशन का ताल्लुक है तो उस पर ज़रा ये बताते हैं कि जब भी ये नोटिफिकेशन होगा एक बड़ा सरप्राइज़ होगा। तहलका खेज़ खबर इस सरप्राइज़ से सामने आएगी। ना सिर्फ चीखें निकलेंगी बल्कि खबर और सरप्राइज़ सामने आने के बाद दौड़ें भी लगेंगी। बल्कि कुछ ज़राए तो ये भी बताते हैं कि हो सकता है कि बाकायदा तकरीब में, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब लंदन में हैं, आज लंदन पे रहेंगे, रात या कल सुबह उनकी वापसी हो जाएगी, तो शायद किसी तकरीब का एहतमाम भी किया जाएगा। वो तकरीब और जो सरप्राइज़ है CDS से मुतल्लिक आइंदा आने वाले दिनों में ज़राए ने जैसे दावा किया है, तो हम भी इंतज़ार करते हैं, देखते हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो लेजिस्लेशन हो चुकी है उस पर चीखें और दौड़ें ये सुनने को मिलेंगी और देखने